तो स्टूडेंट, आज आप सभी का बायोलॉजी का पेपर है। यदि आप सब कुछ भी तैयारी नहीं कर पाए हैं तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। 70 में 70 पक्का हो जाएगा, क्योंकि हम आप सभी के लिए एक वायरल पेपर लेकर आए हैं। स्टूडेंट, यदि आप सब आज बायोलॉजी का पेपर देने जा रहे हैं और स्टूडेंट आप सभी का अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं हो पाया है, और ऐसे में प्यारे बच्चों मैं आप सभी को यहाँ पर एक ऐसा वायरल पेपर का डिस्कशन कराने वाला हूँ कि प्यारे बच्चों सेम ऐसा ही पेपर आप सभी के बोर्ड एग्जाम में आज 23 फरवरी को देखने को मिलेगा। तो प्यारे बच्चों वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। इस पूरे पेपर का सलूशन हम इस वीडियो में करवाने वाले हैं और इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा ये भी बताने वाले हैं, ठीक है। तो ये प्यारे बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं कि आप सभी का पूर्णांक 70 नंबर का होगा। समय आप सभी को बोर्ड एग्जाम में 3 घंटे 15 मिनट मिलेगा और स्टूडेंट आप सभी को यहाँ पर अपना अनुक्रमांक और यहाँ पर आप सभी को अपना नाम दर्ज करना होगा, ठीक है। और स्टूडेंट यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पेपर का कोड है 348 CJ है। सेम ऐसा ही पेपर प्यारे बच्चों आज आप सभी के बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, चाहे प्यारे बच्चों आप किसी भी जिले से बिलोंग करते हो, ठीक है। यहाँ पर देखिए नोट में लिखा हुआ सबसे पहले कराए कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यहाँ निर्देश में कराए कि सभी प्रश्न अनिवार्य है, आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि रेखा चित्रों द्वारा कीजिए। यदि स्टूडेंट क्या है किसी भी क्वेश्चन में यहाँ पर आपको डायग्राम लिखने के लिए बोला जा रहा है तो वहां पर आप सभी को डायग्राम लिखकर बनाकर ही आना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करा है कि प्रत्येक अंक के निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। जो क्वेश्चन जितने नंबर का है उसके सम्मुख उसका पर लिखा रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप सभी का सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न आएगा जो कि इसमें आप सभी को 4 MCQ बायोलॉजी में दिखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या करा है कि सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। अब देखिए यहाँ पर आप सभी का पहला वाला MCQ क्वेश्चन क्या करा है कि बैक्टीरिया द्वारा किण्वित फूले आटे का उभरा हुआ कौन सी गैस बनने के कारण होता है। स्टूडेंट आप सब देखे होंगे कि जो पावरोटी होता है वो क्या होता है स्टूडेंट, फूला हुआ होता है। तो वो देखिए कह रहा है कि कौन सी गैस के कारण वो होता है। तो स्टूडेंट उसमें क्या होती है CO2 गैस होती है। कौन सी गैस होती है CO2 गैस के कारण क्या होती है कि किण्वित फूले आटे का उभरा हुआ जो रूप होता है वो CO2 गैस के कारण होता है। किसको गैस के कारण? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए ख वाला क्वेश्चन करा है कि किसने पुष्टि की कि DNA एक आनुवंशिक पदार्थ है। स्टूडेंट यहाँ पर देखिए जो हल्फेड यानी हर्षे और चेस से यानी माथा चेस से ये 2 वैज्ञानिक इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने प्रयोगों के आधार पर DNA को क्या किया, एक प्रसिद्ध कर दिया, पुष्ट कर दिया कि यह एक क्या है, DNA ही एक आनुवंशिक पदार्थ है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी क्या होगा, इसका B ऑप्शन होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए वाटसन क्रिक लिखा गया है। तो स्टूडेंट वाटसन जो क्रिक थे ये क्या दिए थे, DNA का द्विकुंडलम मॉडल दिए थे। तो ये भी क्वेश्चन आप सभी को पूछा जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ग वाला क्वेश्चन कराए कि घास परिवार में बीजपत्र को क्या कहते हैं। यानी घास परिवार में घास की जो फैमिली होती है उसमें बीजपत्र को क्या कहते हैं। तो स्टूडेंट उसे क्या कहते हैं, प्रशल्क कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रशल्क कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर पहला वाला यानी A ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। यहाँ पर देखिए अब अगला क्वेश्चन करा है घ वाला क्वेश्चन कि क्रोमोसोमी यानी गुणसूत्री विकार का उदाहरण कौन है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर जो टर्नर सिंड्रोम है ये क्या है बच्चों, ये क्या है, गुणसूत्री विकार है। क्योंकि प्यारे बच्चों देखिए मनुष्य में साधारणतः 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने गुणसूत्र? 46 गुणसूत्र होते हैं। और टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है स्टूडेंट, 45 गुणसूत्र हो जाते हैं। यानी इसमें क्या होता है, एक X गुणसूत्र की कमी होती है और इसमें क्या होते हैं, 45 गुणसूत्र होते हैं। तो इसी विकार को क्या कहते हैं हम लोग, टर्नर सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पर आप सभी का उस तरीके से जो 4 MCQ समाप्त होते हैं। अब स्टूडेंट आप सभी का आता है यहाँ पर आप सबका निश्चित उत्तरी प्रश्न। क्या आता है? निश्चित उत्तरी प्रश्न आता है, और जो कि स्टूडेंट आप सभी को प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पर 1 नंबर का रहेगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या करा है कि स्त्री केसर यानी जयांक का नामांकित चित्र बनाइए। तो स्टूडेंट करना क्या है, आप सभी को इस तरीके से क्या करना होगा, 2 शीर्षक बनाने के बाद यहाँ पर आप सभी को इस तरीके से अंडाशय बनाना होगा। अंडाशय बनाने के बाद यहाँ पर इस तरीके से बनाकर यहाँ पर देखिए नाम लिखेंगे, इसका नाम है वर्तिका का अग्र भाग है तो लिखेंगे वर्तिकाग्र, और ये मध्य भाग है इसे कहेंगे वर्तिका, और स्टूडेंट ये क्या है यहाँ पर अंडाशय। इसे क्या कहते हैं स्टूडेंट? स्त्री केसर कहते हैं, और इसके सभी भाग को हम लोग क्या कहते हैं? जयांक कहते हैं। इस तरीके से स्टूडेंट आप सभी को यहाँ पर बनाकर अपने आना है, ये 1 नंबर में यहाँ पर पूछा जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कराए अगला क्वेश्चन कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले 2 सूक्ष्मजीवों के नाम लिखिए। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे उत्तर इसका कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले 2 सूक्ष्मजीव के नाम इस तरीके से, जैसे यहाँ पर कि एजोटोबैक्टर और यहाँ पर क्या है क्लोस्ट्रिडियम यानी क्लोस्ट्रिडियम क्या है, ये 2 सूक्ष्मजीव क्या करते हैं स्टूडेंट? नाइट्रोजन वातावरण में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। इस तरीके से यहाँ पर आप सभी को लिखना होगा इसका आंसर। आगे यहाँ पर ग वाला क्वेश्चन करा है कि विषम युग्मता क्या है। तो स्टूडेंट यहाँ पर लिखेंगे कि जब नर और मादा युग्मक असमान होते हैं तो इसे विषम युग्मक कहते हैं। इस गुण को विषम युग्मता कहते हैं। ठीक है, यानी क्या होता है जब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट जो क्या होते हैं डिफरेंट होते हैं, वो अलग अलग होते हैं, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? विषम युग्मक कहते हैं। और इसी गुण को हम लोग क्या कहते हैं? विषम युग्मक कहते हैं। ये सारे स्टूडेंट जो टिप्पणियाँ हैं आप सभी का परिभाषा है, ये 100% आज आप सभी के बोर्ड एग्जाम में देखने को 100% मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर कराए अगला घ वाला क्वेश्चन कराए कि जेल वैद्युत कण संकलन यानी इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है। तो यहाँ पर इसका आंसर आप लिखेंगे कि प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस द्वारा डीएनए को काटने के फलस्वरूप इसका विखंडन होता है, और डीएनए को खंडों में पृथक करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जेल वैद्युत संकलन कहते हैं, यानी ऐसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। देखिए क्वेश्चन आपको जेल वैद्युत कण संचलन या इलेक्ट्रोफोरेसिस दोनों नाम से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, दोनों नाम से पूछा जाएगा, उसका आंसर एक ही होगा। अब यहाँ देखिए अंगा वाला क्वेश्चन करा है कि एक आनुवांशिक रूपांतरित पौधे का नाम लिखिए। तो यहाँ पर लिखेंगे कि बीटी कपास की प्रगति जो अतिरिक्त जीनों के द्वारा आनुवांशिक रूपांतरित किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए आनुवांशिक रूपांतरित पौधा पूछ रहा है, तो इस तरीके से आप सभी को यहाँ पर लिखेंगे बीटी कपास। क्या लिखेंगे? बीटी कपास क्या है स्टूडेंट? एक प्रकार का आनुवांशिक रूपांतरित पौधा है, यानी इसका है इसमें जीन का विदलन करके क्या इसे बनाया जाता है बीटी कपास को। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन कर रहा है, अब आता है यहाँ पर अति लघुत्तरीय प्रश्न आता है। कौन सा प्रश्न आता है? अति लघुत्तरीय प्रश्न, जो कि यहाँ पर प्रत्येक क्वेश्चन आप सभी का स्टूडेंट 2 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा? 2 नंबर का होगा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या करा है कि जैव विविधता की क्षति के 2 प्रमुख कारण क्या हैं। स्टूडेंट जितना मैं यहाँ पर लिख कर लाया हूँ सेम इतना ही आप सभी को अपने कॉपी में लिख कर आना है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा कि इस पेपर को आप सभी को पूरा तैयार करके जाइएगा, वरना कहेंगे स्टूडेंट कि मैं काश इस वीडियो को पहले देख लिया होता, पूरा देख लिया होता। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर जैव विविधता। ठीक है, जैव विविधता यानी बायोडिवर्सिटी। अब लिखेंगे कि पादपों, जंतुओं एवं सूक्ष्मजीवों की विभिन्न जातियों यानी स्वभाव, आकृति, आकार, आकृति में भिन्न पाया जाना जैव विविधता कहलाता है। अब लिखेंगे यहाँ पर कि जैव विविधता क्षति के पहुँचने का कारण क्या क्या है। जैसे यहाँ के आवासीय क्षति या विखंडन, और यहाँ दूसरा है क्या है? अतिदोहन। ये 2 जो है स्टूडेंट ये क्या करते हैं? जैव विविधता को क्षति पहुँचाते हैं। इस तरीके से आपको इतने ही क्वेश्चन इतने ही शब्दों में आप सभी को इसका आंसर लिख कर आना होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन ख वाला करा है कि पारजीनी जंतुओं पर उदाहरण सहित टिप्पणी लिखिए। तो स्टूडेंट यहाँ पर लिखेंगे पारजीनी जंतु लिखेंगे, यानी लिखेंगे यहाँ पर कि वे जीव जो किसी अन्य जीव पर आश्रित
यानी भोजन और आवास के लिए होते हैं। यानी वे जीव जो भोजन और आवास के लिए किसी अन्य जीव पर आश्रित होते हैं उसे परजीवी जंतु कहते हैं। परजीवी जंतु को अपने परपोषी कुछ समय था समस्त जीवन यापन करते हैं। जैसे यहाँ पर हो गया कि जोंक हो गया और फीता कृमि। जोंक जो होता है स्टूडेंट ये क्या करता है कि हमेशा दूसरों से अपना पोषण प्रदान करता है, दूसरों की वजह से अपना जीवन यापन करता है। तो पर का मतलब होता है कि दूसरे, और जीवित का मतलब जीवित रहना, यानी दूसरों के सहारे जीवित रहना। वे जो दूसरे के सहारे जीवित रहते हैं, दूसरों के सहारे अपना पालन पोषण करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, परजीवी जंतु कहते हैं। इस तरीके से आप सभी को यदि नहीं आ रहा है तो अपने शब्दों में इसका आंसर आपको बनाकर लिख कर आना है। एग्जामिनर पूरा नंबर देगा, 100% गारंटी लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, ग वाला क्वेश्चन करा है कि सूक्ष्म जीवों से प्राप्त होने वाले 2 अम्लों के बारे में बताइए। जैसे यहाँ पर लिखेंगे कि सूक्ष्म जीवों का प्रयोग औद्योगिक उत्पाद, लैक्टिक एसिड और एसिटिक एसिड और एल्कोहल उत्पन्न करने में किया जाता है। प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक जैसे पेनिसिलिन का उत्पादन लगभग सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा किया जाता है। देखिए क्वेश्चन यहाँ से फेमस पूछाता है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। ठीक है, तो एमसीक्यू में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा कि पेनिसिलिन की खोज स्टूडेंट कौन किया था, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर लिखेंगे। अगला यहाँ पर क्वेश्चन करा है कि परागकण क्या है, इसका नामांकित चित्र बनाइए। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप क्या करेंगे, लिखेंगे परागकण यानी लग बीजाणु की संरचना। देखिए परागकण और लग बीजाणु या फिर नर युग्मकोद्भिद, स्टूडेंट ये तीनों नाम एक ही है। यदि दे दे कि परागकण की संरचना बनाइए तो भी यही चीज बनाना है, लग बीजाणु की संरचना बनाइए तो भी यही बनाना है, नर युग्मकोद्भिद की संरचना बनाइए तो भी यही बनाकर आना है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर लिखेंगे कि प्रत्येक परागकण लग बीजाणु यानी एक अति सूक्ष्म संरचना है जिसका व्यास 0.025 mm से 0.115 मिमी तक होता है। यह एक कोशिकी संरचना है जिसके चारों ओर द्विस्तरीय बीजाणु भित्ति होती है। भीतरी स्तर पतला और लचीला होता है और इसे अंतःचोल कहते हैं, जो कि स्टूडेंट पैक्टोसेलुलोज से बना होता है, और बाह्य चोल बना होता है स्पोरोपोलिनिन से। किससे बना होता है, देखिए यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि परागकोश का अंतःपरत और यहाँ पर बाहरी परत किससे बनाता होता है। देखिए जो बाहरी परत होता है आप सभी का स्पोरोपोलिनिन से बना होता है, और जो अंतःपरत होता है स्टूडेंट ये होता है पैक्टोसेलुलोज से बना होता है। यानी पैक्टिन और सेलुलोज दोनों दो को मिलाकर यहाँ बना होता है। देखिए यदि आप सभी को ये डायग्राम थोड़ा सा कठिन लग रहा हो बनाने में तो करना कुछ भी नहीं है, इस तरीके से आपको बनाना है। और यहाँ पर स्टूडेंट फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर एक और लेयर इसमें बना देना इस तरीके से। इस तरीके से बनाने के बाद आप सभी को करना क्या है, यहाँ पर इस तरीके से बनाएंगे। अब स्टूडेंट इस तरीके से इसमें से बिंदी आप डाल देंगे। ठीक है, अब करेंगे का यहाँ पर देखिए इसका नाम दे देंगे बाह्य त्वचा यानी बाहरी स्तर यानी बाह्य चोल, और इसका नाम दे देंगे आप सब अंतःचोल। ठीक है, इसका नाम दे देंगे स्टूडेंट यहाँ पर जो है इसका नाम आप देंगे क्या लेंगे, अंडकोशिका। क्या देंगे, अंडकोशिका देंगे, और थोड़ा थोड़ा यहाँ पर जगह बचा देंगे, इसे आप कह देंगे जनन छिद्र। इस तरीके से आप सभी को यदि नहीं आ रहा है तो परागकण की संरचना इस तरीके से बनाकर आना है। ठीक है, अगला यहाँ पर क्वेश्चन करा है स्टूडेंट, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, करा है कि अनुलेखन यानी ट्रांसक्रिप्शन, करा है कि अनुलेखन इकाई के प्रमुख भागों के नाम लिखिए। तो स्टूडेंट यहाँ पर लिखेंगे अनुलेखन इकाई, लिखेंगे कि अनुलेखन इकाई के 3 भाग होते हैं। यानी जो अनुलेखन की क्रिया होती है स्टूडेंट ये 3 चरण में समाप्त होती है। कैसे होती है यहाँ पर ध्यान से समझिए। जैसे यहाँ पर पहला चरण होता है उन्नायक। इस चरण में होता क्या है कि यह कोडिंग रज्जु के 5 सिरे पर स्थित होती है और डीएनए पर निर्भर आरएनए पॉलीमरेज को अनुलेखन क्रिया प्रारंभ करने के लिए प्रेरित करती है, संदेश देती है। इस क्रिया में इसे क्या कहते हैं, उन्नायक कहते हैं। अब बी यहाँ पर दूसरा चरण है जो कि जिसे कहते हैं संरचनात्मक।
इसमें लिखेंगे कि अनुरेखण क्रिया को आगे बढ़ाता है और यहाँ पर डीएनए की प्रतिकृति के समान क्रिया होती है, परंतु आरएनए में टी के स्थान पर क्या होता है, यू हो जाता है। इस तरीके से दूसरा क्या होता है, दूसरा चरण है। और तीसरा यहाँ पर है समापक यानी समापन। अब इसमें क्या होता है, अनुलेखन की क्रिया समाप्त होती है। यहाँ लिखेंगे कि यह रज्जु के 3 सिरे पर स्थित होता है और अंत में अनुलेखन की क्रिया को बंद करने के लिए पॉलीमरेज से पृथक होत करता है। इस तरीके से आप सभी को यदि कोई दे कि अनुलेखन की क्रिया का वर्णन कीजिए, तो स्टूडेंट इस तरीके से आप सभी को चरण में लिखे, 3 चरण में लिखकर आप सभी को यहाँ पर आना है। 100% कहता हूँ स्टूडेंट कि आप सभी को यहाँ पर पूरा नंबर मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर आगे क्वेश्चन है लघु उत्तरीय प्रश्न। स्टूडेंट यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न है, जो कि इसमें आप सभी को 12 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और स्टूडेंट प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पर कितने नंबर का होगा, 3 नंबर का। कितने नंबर का होगा, 3 नंबर का स्टूडेंट यहाँ पर प्रत्येक क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ लिखे पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या करा है कि बीज क्या है और एक बीज की संरचना का वर्णन कीजिए। तो स्टूडेंट यहाँ लिखेंगे कि निषेचन के पश्चात अंडाशय में अनेक परिवर्तन होते हैं। इन परिवर्तनों के फलस्वरूप भ्रूणपोष, भ्रूण, अंडाशय, बीजांड आदि रचनाओं का विकास होता है और इन परिवर्तनों का विकास के बाद परिपक्व बीजांड बनता है, जिसे बीज कहते हैं। यानी स्टूडेंट जो क्या होता है, निषेचन के बाद स्टूडेंट जो बीजांड होता है वो क्या होता है, बीज में परिवर्तित हो जाता है। इस तरीके से आप सभी को यहाँ पर क्या करना है, अपने शब्दों में इसका आंसर लिखकर आना होगा। ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से यहाँ पर आप सभी को इसका परिभाषा लिखने के बाद अब क्या करना है, आप सभी को मैं यहाँ पर देखिए 3 इमेज दे रहा हूँ। 3 यहाँ पर बीज की संरचना दे रहा हूँ। यहाँ पर जैसे है कि सेब है और स्टूडेंट यहाँ पर स्ट्रॉबेरी है, यहाँ पर अरंडी है। यहाँ पर मैं आप सभी को 3 स्टूडेंट दे रहा हूँ और मैं आप सभी को यही सजेस्ट करूँगा कि आप सब ये जो सेब की संरचना है, यदि बोल दे कि कोई एक बीज की संरचना या फल की संरचना का चित्र बनाइए, तो आप यही देखिए सरल है सेब की संरचना, इसे ही बनाकर आइएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर स्टूडेंट खवाला कर रहा है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्या कर रहा है कि निम्नलिखित पद संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए दिया गया है कि स्वभोजिता और यहाँ पर कि अंतर जाति विविधता। सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पर देखिए लिखेंगे स्वभोजिता के बारे में, लिखेंगे कि 2 जीव जातियों में ऐसा संवहनशील सहजीवन जिसमें एक जाति को दूसरी जाति से लाभ हो, लेकिन दूसरी जाति को पहले से कोई लाभ या हानि न हो, उसे क्या कहते हैं, स्वभोजिता कहते हैं। उदाहरण के लिए क्या होता है कि सार्क एवं रेमरा मछली, अथवा दूसरा में लिखेंगे साधु केकड़ा एवं सिम एनीमोन। इस तरीके से स्टूडेंट आप सभी को यहाँ पर इसका आंसर देकर आना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या करा है कि अंतर जाति विविधता, इसको बारे में लिखेंगे कि यह एक प्रकार की पारस्परिक क्रिया होती है जिसमें एक जीव को हानि होती है परंतु और दूसरे जीव को न हानि होती है और न लाभ होता है। इसे क्या कहते हैं, अंतर जाति परिजीविता कहते हैं। इस तरीके से आप सभी को इसका आंसर देना होगा। सारे क्वेश्चन आप सभी को स्टूडेंट तैयार करके जाना है। इसका PDF कहाँ मिलेगा, मैं वह भी आप सभी को प्रोवाइड कराने वाला हूँ। अब देखिए यहाँ पर करा है कि मेंडल कौन थे और उनके वंशागति के नियमों का उल्लेख कीजिए। तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन 3 नंबर में है। यदि यही क्वेश्चन आप सभी को 5 नंबर में दे देगा तो आप सभी को मेंडल के बारे में इस तरीके से लिखने के बाद जो 3 नियम यहाँ पर दिए गए हैं, तीनों नियमों को डिटेल में लिखना होगा। यदि 5 नंबर में दे देता अब, लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन 3 नंबर में दिया गया है, तो 3 नंबर में जब तो आपको मेंडल के बारे में लिखना है और उनके तीनों नियमों को बस नाम लिख कर चले जाना है। जैसे यहाँ पर लिखेंगे मेंडल के बारे में कि मेंडल प्रथम आनुवंशिक के जनक थे। इन्हें आनुवंशिकी के जनक के रूप में जाना जाता है। इन्होंने वंशागति के मूल नियम बनाकर आनुवंशिकी की नींव डाली है।
अब लिखेंगे कि मेंडल के वंशागति नियम। इसमें देखिए कि प्रभाविता का नियम है, पृथक्करण का नियम है और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है। इस तरीके से स्टूडेंट आप सभी को यहाँ पर इसको लिखना है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट यहाँ पर है कि सहज प्रतिरक्षा से आप क्या समझते हैं और सहज प्रतिरक्षा कितने प्रकार के रोध होते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे सहज प्रतिरक्षा के बारे में कि यह एक प्राकृतिक और जन्मजात होती है। यह किसी रोग और विशेष से शरीर की सुरक्षा नहीं होती है। यह सभी प्रकार के रोगों का सामना करने की क्षमता होती है और सभी रोगों के लिए समान होती है। अब देखिए यहाँ पर कौन कौन सा है कि भारतीय अवरोध, शारीरिक मार्ग अवरोध, कार्यकीय मार्ग अवरोध और कोशिकीय अवरोध और साइटोकाइनिन अवरोध। इस तरीके से ये क्या है, सहज प्रतिरक्षा है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आगे क्वेश्चन कर रहा है कि न्यूक्लियोसोम की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए आप सभी को इस तरीके से न्यूक्लियोसोम की संरचना बनाना है। ठीक है। इस तरीके से आप सभी को यहाँ पर इस तरीके इसको बनाने के बाद, यानी हिस्टोन अणु जो होता है इसको बनाने के बाद अब इसमें क्या करना है, इसको डीएनए को 2 फेरा लपेट देना है इस तरीके से। अब करना क्या है, इस तरीके से यहाँ पर जो H+ हिस्टोन प्रोटीन होता है उसको जोड़ देना है। ठीक है। इस तरीके से आप सभी को क्या करना है, न्यूक्लियोसोम की संरचना को बनाना है। अब इसके बारे में यहाँ पर लिखेंगे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में सुकेंद्रीय केंद्रक हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होता है। डीएनए ऋणात्मक आवेशित धनात्मक और आवेशित प्रोटीन बंधकर एक जगह पर बंधा रहता है। यह संरचना केंद्रकाभ कहा जाता है। केंद्रकाभ में डीएनए बड़े लूप में प्रोटीन से जुड़कर व्यवस्थित होता है। धनात्मक आवेशित प्रोटीन हिस्टोन प्रोटीन होता है और 8 हिस्टोन प्रोटीन अणुओं की इकाई चारों ओर से ऋणात्मक आवेशिक अणुओं को डीएनए से जुड़ा होता है और इसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम कहते हैं। आगे स्टूडेंट यहाँ पर कराए कि फाइलेरियोसिस क्या है, इस रोग के कारण और लक्षणों को लिखिए। तो सबसे पहले आप सभी को बताना है कि फाइलेरियोसिस के बारे में। ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर कि यह एक बुचेरिया ब्रैकोटाइप निमेटोड द्वारा होता है। यह कृमि लसिका वाहिनियों में रहता है और वयस्क कृमि सजीव मृत दोनों में स्थित रोग उत्पन्न होते हैं। जीवित अवस्था में खुजली पैदा करता है और हानिकारक उपापचय पदार्थों को संचय करता है। इसके फलस्वरूप लसिका वाहिनियों में एंडोथेलियम उपकला कोशिकाएं विभाजित होकर वाहिनियों की गुहा बंद कर देती हैं। इसके फलस्वरूप बुखार आता है। यकृत, प्लीहा, अंडकोश आदि पर सूजन होने लगते हैं। इस रोग को फलीपाव कहते हैं। यह रोग एडिज क्लियोक्स मच्छर के काटने से फैलता है। ठीक है। अब यहाँ पर स्टूडेंट अगला क्वेश्चन करा है कि प्रतिबंधन एंजाइम क्या है, यह कितने प्रकार का होता है, चर्चा कीजिए। तो सबसे पहले लिखेंगे प्रतिबंधन एंजाइम के बारे में लिखेंगे कि जीवाणु एकलॉई से वर्ष 1953 में 2 एंजाइम पृथक किए गए जो ई कोलाई जीवाणु भोजी की वृद्धि को रोक देते हैं। इनमें डीएनए में मेथिल समूह को जोड़ता है, जबकि दूसरे डीएनए को क्या करता है, डीएनए से काटने एंजाइम को प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज कहते हैं। स्टूडेंट यदि एंडोन्यूक्लियेज की बात करें तो ये क्या करता है, ये जो डीएनए होता है इस तरीके से, इस डीएनए को क्या करता है, जो इस तरीके से डीएनए होता है इसके क्या करता है, मध्य भाग से काटता है, जो कि किसे कहते हैं, एंडोन्यूक्लियस। ठीक है। इसमें लिखेंगे पॉइंट करके कि विषाणुओं को के डीएनए को काटने वाले एंजाइम निम्न प्रकार के रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का नाम है। जैसे यहाँ पर है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इसलिए क्योंकि यह विषाणुओं को डीएनए के काट कर इनकी वृद्धि और गुणन रोकते हैं। दूसरा एक न्यूक्लियस इसलिए क्योंकि यह डीएनए को विघटन करते हैं, और एंडोन्यूक्लियस इसलिए क्योंकि यह नाभिकीय अम्लों द्वारा सिरों की ओर से नहीं बल्कि डीएनए को क्या करते हैं, बीच में से काटता है। आगे स्टूडेंट यहाँ पर है आप सभी का बायोरिएक्टर। क्या है, बायोरिएक्टर है। लिखेंगे बायोरिएक्टर के बारे में, यह एक स्टेनलेस स्टील का बड़ा बर्तन के समान होता है जिसमें सूक्ष्मजीव, पौधों और जंतुओं को मानव कोश का उपयोग करके कच्चे माल के रूप में जैविक विशिष्ट उत्पादन एंजाइम आदि में परिवर्तित किया जाता है। आगे यहाँ पर लिखेंगे स्टूडेंट, लिखेंगे कि बायोरिएक्टर वांछित उत्पादन के लिए अनुकूल परिस्थितियों का उपलब्ध कराता है, जैसे तापमान, पीएच मान, क्रियाधर, लवण, विटामिन, ऑक्सीजन आदि।
सर्वाधिक प्रयोग में लाए जाने वाला बायोरिएक्टर विलोडन स्टीम प्रकार का है। यानी अभी आप सभी के बोर्ड एग्जाम में पूछी जाए एमसीक्यू में कि सबसे अधिक उपयोग में लाया जाने वाला बायोरिएक्टर कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा कि विलोडन जो बायोरिएक्टर होता है उसका सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। इस तरीके से लिखने के बाद आप सभी को यहाँ पर बायोरिएक्टर का चित्र बनाकर इस तरीके से यहाँ पर लिखना होगा। सातवां को यहाँ पर कराया छठवां क्वेश्चन कि पराग कोश की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए। तो स्टूडेंट देखिए आप सभी को करना क्या है, आप सभी को दो प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। कहा जाएगा कि परिपक्व पराग कोश की संरचना का चित्र बनाइए या फिर अपरिपक्व। तो देखिए स्टूडेंट ये जो संरचना है आप सभी का ये अपरिपक्व है और ये जो संरचना है आप सभी का परिपक्व है। तो ध्यान रखिएगा जब आप सभी को बोल दे कि एक परिपक्व अनुप्रस्थ काट के पराग कोश की संरचना का वर्णन बनाइए तो आप सभी को इसको बनाना है। यदि बोल दे कि आप परिपक्व इसको बनाना है, यदि बोल दिया जाए कि पराग बस ये बोल दिया जाए कि पराग कोश का बनाइए तो आप सभी को इसको ही बना कर आना है। ठीक है, आगे यहाँ पर स्टूडेंट है एक अगला क्वेश्चन कि थैलीसीमिया रोग पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। स्टूडेंट यहाँ पर देखिए इस तरीके से आपको थैलीसीमिया के बारे में लिखना होगा। आपको क्या करना है, इस तरीके से अपने बोर्ड एग्जाम में इसको लिख कर आना है। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर स्टूडेंट मैं यहाँ पर इसका जो PDF है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा। अगला ग वाला क्वेश्चन कर रहा है कि किण्वित पेय पदार्थ क्या है, इसका उदाहरण दोबारा सहित वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे कि किण्वित पेय पदार्थ के बारे में कि वे पदार्थ जो सूक्ष्मजीव द्वारा किण्वित क्रिया प्राप्त होते हैं किण्वित पेय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे वाइन हो गया, बियर हो गया, एल्कोहल हो गया, ये पेय पदार्थ क्या होते हैं, इष्ट कोशिकाओं द्वारा तैयार किए जाते हैं। अंगूर के रस में साइकोमाइरिजिन, सेरिवेसी, साइकोमाइसी और एलिप्सटूडिया द्वारा किण्वित से वाइन बनती है। माल्ट जौ के रस से बियर तैयार की जाती है और न्यूटाइल एल्कोहल एसीटोन आदि बैक्टीरिया से किया जाता है। इस तरीके से यहाँ पर आप सभी को यहाँ इसका आंसर लिखना है। अगला स्टूडेंट यहाँ पर कि स्तन ग्रंथि के आरेखित चित्र बनाइए। देखिए इसका आप सभी को चित्र बना के आना है। कल आप देखिए बायोलॉजी में जितना भी आप सभी को NCERT में दिया गया है डायग्राम, आप सभी को उसको बनाकर ही प्रैक्टिस करके ही जाना है, क्योंकि स्टूडेंट वही आप सभी के बोर्ड एग्जाम में 100% आता है। आगे स्टूडेंट यहाँ पर आए अब कराए कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। यहाँ पर कराए कि प्रतिरक्षा तंत्र, प्रतिरक्षा किसे कहते हैं, प्रतिरक्षा कितने प्रकार की होती है, विस्तार से समझाइए। तो प्रतिरक्षा के बारे में लिखेंगे यानी इम्यूनिटी में कि शरीर में सभी प्रकार के रोग जनकों और विषैले पदार्थों के दुष्प्रभाव को प्रतिरोध से थैलेसीमिया को बनाए रखने की क्षमता, इसे शरीर में प्रतिरक्षा या प्रतिरोधक क्षमता भी कहते हैं। देखिए जो प्रतिरक्षा होती है दो प्रकार की होती है, सक्रिय उपाधि प्रतिरक्षा और सक्रिय अपराजित प्रतिरक्षा। इस तरीके से इसका आप सभी को यहाँ पर सारे क्वेश्चन को तैयार कर लेना है। स्टूडेंट इस पेपर का जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर, कहाँ पर, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाइए और वहीं पर क्या है स्टूडेंट आप सभी को इस पेपर का PDF मिलेगा। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट कि इस पेपर का PDF देखने के लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ पर इस पेपर का कोड ध्यान रखिएगा। ठीक है, उस PDF पर लिखा रहेगा इस पेपर का कोड। वहाँ पर देखिए बहुत PDF आपको मिलेंगे, लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर देखिए जो पेपर का कोड है इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, पेपर का कोड यहाँ पर देखिए का दिया गया है 348 CJ। तो वहाँ पर इस PDF पर लिखा रहेगा कि 12th बायोलॉजी पेपर 348 CJ। तो आप सभी को यही कोड ध्यान कर लिखना होगा, इसको डाउनलोड कर लेना होगा। इस तरीके से स्टूडेंट आप सभी को इस पूरे पेपर को यहाँ पर हल करके अपने बोर्ड एग्जाम में जरूर जाइएगा। तो स्टूडेंट इसी तरीके से सभी विषयों का मॉडल पेपर पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कीजिए। और आपके जितने विद्यार्थी आज 23 फरवरी को बायोलॉजी का पेपर देने जाने वाले हैं उनके पास यह वीडियो जरूर से शेयर कीजिएगा।